हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। इन प्रीवियस क्लासेस आपने बाल्स एंड चार्ल्स लॉ पढ़ लिया था। ओके, इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या होता है यहाँ पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्या बोलते हैं यहाँ पर और इसे समझने के लिए बेसिकली आपको कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कीजिए यहाँ पर ठीक है, सपोज 3 डिफरेंट गैसेस इन क्लोज्ड वेसल which does not do natural reactions with each other are loaded. Okay, है ना? And mu1, mu2, mu3 so on are the number of moles of that gases respectively. Suppose the volume is capital V of the vessel, pressure is P. Okay, P is the pressure of gases and capital T is the temperature. Okay, then the state equation of this mixture of gas will be, क्या होगा यहाँ पर बेसिकली आपको स्टेट इक्वेशन ऑफ गैसेस पता है यहाँ पर जो कि क्या होता है पी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है म्यू आर टी होता है, बेसिकली होता है म्यू आर टी। बट चूंकि हम क्या बात करें यहाँ पर हम 3 गैस के डिफरेंट सैम्पल्स को ले रहे हैं यहाँ पर 3 डिफरेंट सैम्पल्स हैं जिन डिफरेंट सैम्पल्स में नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है यहाँ पर। जैसे पहली गैस सैम्पल्स में नंबर ऑफ मोल्स के यहाँ पर μ1 कंसिडर किया गया, सिमिलरली दूसरे गैस सैंपल में μ2 कंसिडर किया गया और तीसरे में μ3 कंसिडर किया गया यहाँ पर ठीक है। बट यहाँ पर जो सिमिलैरिटी है, जो कॉमन थिंग रखी है हमने, वो क्या चीज़ है यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ दैट वेसल। आरी बात यहाँ पर समझ, उस बर्तन के लिए, उस कंटेनर के लिए हमने वॉल्यूम को कॉमन रखा है और उस गैसेस पर अप्लाइड फोर्स को, अप्लाइड प्रेशर को भी एक से रखा है और एक से ही टेम्परेचर रखा है। ये सारी चीज़ें कॉमन है। बट जो डिफरेंसेस हमने लिए यहाँ पर वो किसको लेकर के लिए, नंबर ऑफ मोल्स को लेकर के हमने डिफरेंसेस मेंटेन किया। ठीक है, क्या है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई जैसे कि स्टेट इक्वेशन होता है, अब चूंकि आप मिक्सचर लेकर हैं 3 डिफरेंट गैसेस के सैंपल का मिक्सचर तैयार करें यहाँ पर तो उसके लिए स्टेट इक्वेशंस में आप किस चीज़ को लेकर डिफरेंसेस देखेंगे यहाँ पर उनमें नंबर ऑफ मोल्स को लेकर, चूंकि मिक्सचर क्या 3 डिफरेंट गैसेस से है। पहली गैस में μ1, दूसरी में μ2 और तीसरे में μ3 जो है वो क्या यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है। तो ऑब्वियसली जब आप मिक्सचर की बात करेंगे तो μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा उस मिक्सचर में, μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 हो जाएगा। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या कहने की कोशिश की है। सेकेंड थिंग व्हाट, अब चूंकि क्या यहाँ पर आपके पास बेसिकली आर टी है सॉरी यहाँ पे क्या आपके पास आर टी है, आर टी को अंदर मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पर पहले दूसरे और तीसरे टर्म के साथ, तो 1, 2 और 3, ये 3 न्यू टर्म्स आपको यहाँ पर समझ आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लेफ्ट से वॉल्यूम को शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ, राइट में शिफ्ट कर दिया गया। तो अब आपके पास पहला टर्म कुछ ऐसा बन गया, दूसरा टर्म कुछ ऐसा बन गया और तीसरा टर्म कुछ ऐसा बन गया यहाँ पर आपके पास। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बोल के डिक्लेयर कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, इफ़ P1 इज वॉट μ1 RT बाय V is the pressure of the first gas generates in absence of all the other gases under the same conditions of heat it means temperature and volume। क्या बोलने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पर यदि हम क्या सपोज कर लें यहाँ पर कि भाई μ1 RT है, जो μ1 RT बाय V यहाँ पर इसे हम क्या कंसिडर कर लें, यदि पहली गैसेस के थ्रू क्या यहाँ पर जनरेट या प्रोड्यूस प्रेशर के तौर पे कंसिडर कर लिया जाए। ठीक है, जिसमें समान सर्कमस्टांसेस में, समान कंडीशंस में यहाँ पर ठीक है, में अन्य सभी जितने भी नंबर ऑफ गैसेस हैं उनको हम एब्सेंट सपोज करते हुए, है ना, उन सभी अदर गैसेस सैम्पल्स को क्या करते हुए यहाँ पर अदर गैस सैम्पल्स को जो है वो एब्सेंट्स लेते हुए हम क्या करेंगे, पहली गैस के थ्रू प्रोड्यूस्ड या जनरेट प्रेशर्स के तौर पर इसको कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रेशर को क्या कहा जाएगा यहाँ पर गैस का पार्शियल प्रेशर कहा जाएगा। पार्शियल प्रेशर क्यों कहा जा रहा है यहाँ पर क्योंकि आप अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर पहली गैस के थ्रू जनरेट प्रेशर्स के वक्त पर अब बाकी 2 गैस सैंपल्स के थ्रू जो जनरेट प्रेशर्स हैं उसको आप अवॉइड करें, उसको नेगलेक्ट लेकर के चल रहे हैं, इस वजह से। तो ये पूरी तरह से नहीं है, अरे बात समझ, क्योंकि उस मिक्सचर में और भी 2 गैस सैंपल्स हैं यहाँ पर तो उनके थ्रू भी ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रेशर तो जनरेट होगा ही होगा। तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम लेकर के चल रहे हैं, तीनों गैस सैंपल्स से जो जनरेटेड प्रेशर है यहाँ पर उनका हम क्या लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि जो पहला गैस सैंपल है इसके थ्रू जो जनरेट प्रेशर है यहाँ पर वो तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर बट ये किस कंडीशंस में, जबकि आप क्या करें, बाकी 2 गैस सैंपल्स की प्रेजेंटेंसीज को आप एब्सेंटेंसी सपोज करते हुए चल रहे हैं। समझ में आ रहा है बात को यहाँ पर ठीक है। अब ये तो हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस हो जाएगा यहाँ पर बाय द फर्स्ट गैस सैंपल। ओके, सिमिलरली क्या हो जाएगा यहाँ पर सिमिलरली देखिए तो क्या हो जाएगा,
सिमिलरली जैसे कि आपने यहाँ पर पे पहली गैस सैंपल के लिए लिया और इसको आप क्या कंसिडर कर लीजिएगा, आगे जा करके इसको आप दूसरी गैस सैंपल के थ्रू जेनरेट प्रेशर के तौर पे कंसिडर कर लीजिएगा। किस सिचुएशंस में यहाँ पर पे, व्हेन एब्सेंस ऑफ ऑल दी अदर गैसेस, पहली और तीसरी को आप एब्सेंट लेकर के चलिए इन द सेम कंडीशंस ऑफ हीट एंड वॉल्यूम। हीट और वॉल्यूम आपका एक सा बना हुआ है, लेकिन अब आपने पहली और तीसरी बाकी दो गैस सैंपल्स के नमूने को या सैंपल्स को आपने अवॉइड कर दिया है, उसको आप क्या लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर पे एब्सेंट्स लेकर के चल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में उस सेकंड गैस सैंपल के थ्रू जो जेनरेट प्रेशर है वो ये हो जाएगा और थर्ड के थ्रू जेनरेट प्रेशर ये हो जाएगा यहाँ पर। तो ये पहली गैस का पार्शियल प्रेशर हुआ है, दूसरी गैस के थ्रू जेनरेट पार्शियल प्रेशर हुआ और ये तीसरी गैस सैंपल के थ्रू जेनरेटेड पार्शियल प्रेशर हो जाएगा यहाँ पर। आ रही बात समझ? तो थोड़ा थोड़ा सभी गैस सैंपल के थ्रू जो प्रेशर है वो जेनरेट होगा। लेकिन आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर जब पहली की बात करेंगे तो बाकी दो गैस सैंपल्स के थ्रू जो जेनरेटेड प्रेशर है उसकी चर्चा आप नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? उसको आप कंप्लीटली अवॉइड करेंगे, कंप्लीटली एब्सेंट मान के चलेंगे यहाँ पर, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अब क्या होगा फिर आपको समझ में आ गया कि आपको क्या कंसिडर करना है, क्या सपोज करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में इस ओवरऑल को क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, P1, इस ओवरऑल को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं P2 और इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं P3। वही काम यहाँ पर पे आपको करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने वही काम किया यहाँ पर पे। सो दिस प्रेशर P1 it's called the partial pressure of the first gas. Similarly P2 is equals to this, P3 is equals to this। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पे। Put all these values of pressure P2 and P3 on above equation number 1. So what we get this is the final or resultant pressure which works on that mixture of gases। जो उस mixture of gases पे वर्क करने वाला प्रेशर है वो उन सभी गैस सैंपल्स के इंडिविजुअली प्रेशर्स का, अरे बात यहाँ पर समझ, उन सभी के इंडिविजुअली और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इंडिविजुअली पार्शियल प्रेशर्स के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। ये आपको समझ में आ जाता है यहाँ पर से। या अभी तो हमने उस मिक्सचर में सिर्फ 3 गैस सैंपल्स लिए, यदि हम यहाँ पर 3 नहीं मोर देन 3 यानी कि एन नंबर ऑफ डिफरेंट सैंपल्स ऑफ गैसेस ले लेते हैं तो इन दैट केस कंडीशंस क्या हो जाता है, यदि मैं उसका एक्सपांड फॉर्म में लिखती तो कुछ ऐसा हमारे पास क्या निकलता है यहाँ पर क्या निकलता है हमारे पास फाइनली क्या निकलता है यहाँ पर उस पर टोटल प्रेशर निकाला जाता। दैट मीन्स P1 प्लस P2 प्लस P3 सो ऑन प्लस Pn, यदि n डिफरेंट नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास गैसेस के होते तब, तो सभी का इंडिविजुअली आप क्या निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर निकालते हैं यहाँ पर और उनके इंडिविजुअली निकाले हुए पार्शियल प्रेशर्स के सम के इक्वल आता है यहाँ पर टोटल प्रेशर ऑफ दैट मिक्सचर ऑफ गैसेस। आ रही बात यहाँ पर आपको समझ? एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आ रही बात यहाँ पर आपको समझ? तो डाल्टन्स यही चीज़ बोलते हैं यहाँ पर, डाल्टन्स लॉ का जो मैथमेटिकली फॉर्म है वो यही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात आपको क्लियर हो जाती है। द टोटल प्रेशर कंटेंट ऑफ द आइडियल गैस मिक्सचर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द गैसेस प्रेजेंट्स इन द मिक्सचर एंड दिस इज कॉल्ड द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। किसी भी गैस के मिक्सचर में, अब वो मिक्सचर ऑफ गैसेस में हो सकते हैं मोर देन 2 और 3, मोर देन 5 गैसेस, डिफरेंट गैसेस सैंपल्स होते हैं जिसे हम कंटेंट के तौर पर ले रहे हैं, तब जो टोटल प्रेशर तैयार होता है यहाँ पर उस आइडियल गैस मिक्सचर का वो किसके बराबर होता है यहाँ पर किसके सम के बराबर होता, उनके हर एक कंटेंट के इंडिविजुअली पार्शियल प्रेशर्स के, है ना, जो उसमें प्रेजेंट्स हैं, जो उस आइडियल गैस मिक्सचर में प्रेजेंट्स हैं, उन सभी गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स के सम के इक्वल्स होता। हरी बात समझ? और इसे ही हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स के तौर पे पढ़ते हैं। चलिए बहुत हुआ, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर विच इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। ये क्या है यहाँ पर आपका, ये है आपका समझ लीजिए, यहाँ से अब आप पढ़ेंगे क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, याद है मैंने आपको कहा था प्रीवियस क्लास में कि हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। अब ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में वक्त आ गया डिस्कस करने का, उसके बारे में यूनिट और डायमेंशंस को तैयार करने का। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर कि ये कहाँ से इंट्रोड्यूस्ड होता है, यदि आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहाँ से इंट्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है, तो ये आते हैं यहाँ पर किसी आइडियल गैस इक्वेशन से या किसी रियल गैस के स्टेट इक्वेशन से, आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर। तो हम लेकर चलते हैं कोई आइडियल गैस इक्वेशंस, जो कि आइडियल गैस इक्वेशंस होता है PV इक्वल्स टू म्यू RT, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज कॉल्ड द स्टेट इक्वेशंस ऑफ आइडियल गैसेस। इसके साथ आप कंटिन्यू होते हैं असल में, ठीक है, इसके साथ आप क्या होते हैं असल में कंटिन्यू होते हैं। PV इज इक्वल्स टू म्यू RT। असल में क्या है, असल में PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है यहाँ पर T होता है।
पी वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है यहाँ पर टी होता है। ये एक्चुअली में आप बोल सकते हैं यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स के बीच के यहाँ पर रिलेशन है। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तब यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, वो इज इक्वल्स टू आर। क्या यहाँ पर इज इक्वल्स टू आर, दैट मीन्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहाँ पर बेसिकली जैसे कि आपको पता होगा कोई भी जो कांस्टेंट होता है यहाँ पर कोई भी जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, किसी रिलेशन से आता है। जब कोई रिलेशन इक्वेशंस में एम्प्लाइज कराया जाता है तब वो क्या होता है, बेसिकली इंट्रोड्यूस होता है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी ऐसे ही किसी इक्वेशन से आया था। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पर कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है वो स्टेट इक्वेशंस ऑफ आइडियल गैसेस से आया है ना। पी वी विच इज़ वॉट, पी वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी। जहाँ पर ये तो आपको पता ही, यहाँ पर जहाँ पर आपको ये तो पता ही है कि बेसिकली पी वी और टी जो है वो थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल है और म्यू जो है वो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर उस पर्टिकुलर गैस सैंपल की बात की जा रही है जिस पर प्रेशर पी है, वॉल्यूम वी और टेम्परेचर टी यहाँ पर उसमें हम किसकी बात करें, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की बात करें जो कि म्यू है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर इन सारी बातों का। और यहाँ पे जो कैपिटल आ रहा है वही आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है यहाँ पर। अब यदि इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की तो वैसे वैल्यू फिक्स्ड होती है यहाँ पर बट यदि आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बताइए कैलकुलेशन क्या हो जाएगा इसके लिए। तो आर निकालिए यहाँ पर बाय दिस स्टेट इक्वेशन ऑफ आइडियल गैसेस के थ्रू आर को एम्प्लाइज कराइए तो क्या मिलेगा, पी वी बाय म्यू टी मिलेगा। आर यही मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर। ठीक है, अब बात आती है इसके लिए यूनिट तैयार करने की। यूनिट तैयार करने के लिए इसको थोड़ा सा इस फॉर्मेट में अरेंज किया, नथिंग एल्स। मैंने इसको इस फॉर्मेट में अरेंज किया है। अब सभी के लिए बेसिकली आपको क्या पता है, यूनिट्स पता है। न्यूमिनेटर में क्या क्या यहाँ पर प्रेशर है, वॉल्यूम है और डिनोमिनेटर में क्या क्या चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर है बेसिकली। तो आपको इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए क्या पता है, उनकी ऐसा यूनिट्स पता है जैसे मैंने यहाँ पर लिखी है। प्रेशर क्या हो जाता है यहाँ पर बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, एफ बाई ए। एफ क्या होता है यहाँ पर फोर्स होता है, ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है या एरिया पढ़ सकते हो बेसिकली। तो यूनिट क्या बन जाती है प्रेशर के लिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी पढ़ते हैं। लेकिन जब आप यूनिट्स और डायमेंशंस बनाएंगे तो आप पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही लिखेंगे। फिर उसके बाद वॉल्यूम के लिए यूनिट मीटर क्यूब होती है, ऐसे यूनिट। अब मोल है, म्यू क्या है, मोल है, मोल में ही मेजर होगा यहाँ पर। नीचे टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन होती है एज यू नो। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ थी उन फिजिकल क्वांटिटीज़ की ऐसा यूनिट मैंने लिख दी है। अब जो ऐसा यूनिट तैयार होगी वो किसके लिए बनेगी, यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए बनेगी। तो देखिए कुछ कट रहे यहाँ पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर क्यूब, आपस में सिंप्लीफाई हुआ और न्यूटन मीटर बन गया। डिनोमिनेटर जो है वो मोल केल्विन तैयार हो गया यहाँ पर। अब न्यूटन मीटर को हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, आपने पहले भी देखा होगा, न्यूटन मीटर को बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, जूल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जूल। याद होगा आप लोगों को जब आप पढ़ रहे थे, क्या चीज़ पढ़ रहे थे, क्या पढ़ते हैं आप इसको, जूल। जूल किसकी यूनिट होती है, याद है आप लोगों को, न्यूटन मीटर जूल किस हिसाब से वो याद है। एनर्जी भी पढ़ते हो आप, वर्क भी पढ़ते हो, वर्क तो छोड़ दो, एनर्जी या हीट वगैरह आप पढ़ते हो, उस दौरान न्यूटन मीटर आपने पढ़ा है यहाँ पर। न्यूटन मीटर को हम 1 जूल पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, चलिए ये हो जाता है यहाँ पर आपका। तो फाइनली यूनिट क्या तैयार होती है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए यूनिट तैयार होती है जूल पर मोल पर केल्विन तैयार होता है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यूनिट्स आप बना भी सकते हैं यदि आपको उसके लिए फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, फॉर्मूला पता है तो यूनिट तैयार की जा सकती है। यदि आपको एकदम अचानक से याद नहीं आ रही है कि भाई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की यूनिट क्या है, या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट यदि आपको याद नहीं आ रही, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी यूनिट है, आपको याद नहीं आ रही है, तो आप उसको फॉर्मुलेट कीजिए। फॉर्मुलेट में देखिए किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ पर उसकी डिपेंडेंसी है और फिर उसके बाद आप उसको क्या कीजिए, हर एक फिजिकल क्वांटिटीज़ को उसकी ऐसे यूनिट्स में चेंज कीजिए। तो ऑटोमेटिकली आप कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पर उस कॉम्प्लिकेटेड यूनिट्स की ओर पहुँच जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि हर किसी को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की यूनिट नहीं याद होती है तो आप ऑन द स्पॉट इसको 2 स्टेप में सॉल्व करके बना सकते हैं यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट व्हाट, डायमेंशनल फार्मूला। लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं आपको पता है यहाँ पर, इसमें भी आपके फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर्मूले का भी इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए यहाँ पर भी जब आप डायमेंशनल फार्मूला बताएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स को आप अवॉइड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेंगे, चूंकि एक तरह से नंबरिंग आप ऐसा बोल सकते हैं, तो नंबरिंग है तो कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप इसको, ये डायमेंशन पर तो डिपेंडेंट है नहीं, तो काउंटिंग है तो उसको आप अवॉइड कर दीजिएगा। तो आपको कंटिन्यू किसके साथ होना है यहाँ पर प्रेशर, और न्यूमिनेटर में और क्या है, प्रेशर के साथ साथ वॉल्यूम। तो प्रेशर और वॉल्यूम इन दो की डायमेंशंस के साथ आपको कंटिन्यू होना है, और डिनोमिनेटर से सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर्स के साथ आपको कंटिन्यू होना है। समझ में आया। तो डायमेंशनल फार्मूला बताते वक्त आप म्यू दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेंगे यहाँ पर अवॉइड, क्योंकि उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, वो एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बस प्रेशर के लिए आपने तैयार कर लिया यहाँ पर, जैसे कि यूनिट तो पता ही थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
तो आपने यहाँ पर तैयार कर लिया उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला तो मेक श्योर आप लोगों को आता है। वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब, मीटर इट मीन्स लेंथ एंड दैट्स वाई एल क्यूब तैयार हुआ है। टी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर इट मीन्स केल्विन एंड दैट्स वाई यहाँ पर के बस है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ कि नहीं समझ में आ रहा है? अब बस बेसिकली इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। जैसे देखिए डायमेंशंस में लेंथ देखिए सॉल्व हो रही है यहाँ पर एल की पावर -1 है, एल की पावर 3 है, तो -1 + 3 दैट मीन्स पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। पावर कितनी हो गई यहाँ पे, 2 हो गई, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसी चीज़ को मैंने कंबाइन करके लिख दिया, दैट मीन्स फाइनली मेरे को क्या पता चल जाता है, फाइनली क्या पता चल जाता है, दिस इज द फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर व्हाट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसी तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट्स और डायमेंशन तैयार कर सकते हैं। बस करना क्या होता है, हमको उसके लिए बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला जो है वो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, नॉट ओनली न्यूमेरिक्स, इवन यदि आपको ऐसा ही निकालना है किसी के लिए ऐसा यूनिट्स या डायमेंशंस आपको कैलकुलेट करना है या आपको उसके लिए डायमेंशनल फार्मूला बनाता है तो ये बहुत यूज़फुल होता है। तो फार्मूला बेसिकली आपको पता होना चाहिए, हर स्थितियों में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर द कैलकुलेशन फॉर द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। किसकी, इसकी वैल्यू तो फिक्स्ड है भाई, चूंकि एक कांस्टेंट इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, लेकिन वो फिक्स वैल्यू कितनी है आप चाहें तो याद रख सकते हैं और चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका है। अब भाई यदि आप कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो कैलकुलेशन में आपको क्या रखना पड़ेगा, बेसिकली पी रखना पड़ेगा, पी वी और टी रखना पड़ेगा यहाँ पर। आधी बात समझ, हम पी वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी पढ़ते हैं। यदि हम नंबर ऑफ मोल्स को किसी आइडियल गैस इक्वेशंस में नंबर ऑफ मोल्स को 1 कंसिडर कर लिया जाए तो पी वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर टी। ये हम अपने कन्वीनियंट के लिए कर रहे हैं यहाँ पर। अब आप जब कभी आप क्या करेंगे, किसी कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे, जब स्पेशली तब जब किसी कांस्टेंट की वैल्यू किस पर है, डिपेंडेंसी किस पर है उसकी, यदि वो डिपेंड्स करता है किस पर, किसी थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल पर, तो प्लीज़ उन थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स को आप किस पर लीजिएगा, उनकी स्टैंडर्ड वैल्यू को ही लीजिएगा। दैट मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर के साथ आप कंटिन्यू हो रहे हैं यहाँ पर। 1 मोल वॉल्यूम्स की यदि हम बात करें तो 1 मोल वॉल्यूम में जैसे कि आपको पता है कितना होता है, 22.4 लीटर्स होता है, और 22.4 लीटर जो कि कितने मीटर क्यूब के इक्वल होगा यहाँ पर तो इंटू 10⁻³ कर दीजिएगा। अब स्टैंडर्ड प्रेशर बोल रही हूँ यहाँ पर तो स्टैंडर्ड प्रेशर जो कि कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। अब एट द सेम टाइम टेम्परेचर भी क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन्स होता है यहाँ पर भी। इन सारे सब्स्टिट्यूशन को जब हम करते हैं यहाँ पर सारे सब्स्टिट्यूशन से, तो हमको फाइनली जो है वो क्या कैलकुलेट होकर के मिल जाता है, हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आ रही बात समझ यहाँ पर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो अप्रॉक्स आपको मिलती है 0.0831 इंटू 10⁻²। आ रही बात समझ यहाँ पर या आप इसको 8.31 भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन पढ़ सकते हैं यहाँ पर ठीक है। और ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी यहाँ पर ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर चाहे आप गैस का कोई भी सैंपल क्यों ना लीजिए, किसी भी गैस के सैंपल के साथ आप कंटिन्यू क्यों ना हो जाए, लेकिन उसमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन किस शर्त पर, जब आप 1 मोल लेकर के चलेंगे, ठीक है यहाँ पर दैट मीन्स उस गैस सैंपल में आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब आप क्या लेकर के चलेंगे, 1 लेकर के चलेंगे, केवल और केवल तभी आपको क्या मिलेगा यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.31 मिलेगी। और ये हम बेसिकली हमको मिलती है तो कांस्टेंट है, तो ये आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड भी हो सकता है और कभी होता है कि आपको कैलकुलेट भी करना पड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ किस चीज़ का एक्सप्रेशंस, द एक्सप्रेशंस फॉर द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी है यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जिसको हम RMS लिखते हैं यहाँ पर जैसे है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का क्या मतलब निकलता है उसको देख लीजिए पहले। लेकिन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को समझने से पहले आपको समझना होगा क्या एवरेज वेलोसिटी। बेसिकली एवरेज तो हम सभी जानते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या कंसिडर किया, मैंने यहाँ पर जो कंसिडर किया वो क्या यहाँ पर इफ़ द C1, यहाँ से पढ़िए, इफ़ द C1 इज द वेलोसिटी N1 number of molecules and C2 is the velocity of N2 number of molecules and C3 is what is the velocity of N3 number of molecules। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मेरे पास ढेर सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने उसको कई सेक्शंस में क्लासिफाइड कर दिया। और जब मैं पहले N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूँ तो पहले N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने एक कॉमन वेलोसिटी रखी है C1 को कंसिडर किया है, और बाकी बचे N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने C2 कंसिडर कर ली वेलोसिटी को। इसी तरीके से मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ठीक है, N3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने क्या कर दिया एक तीसरी वेलोसिटी। तो वैसे ही मेरे पास Nn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसके लिए Cn हो जाएगी मेरी क्या चीज़ कंसिडर की गई, वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर आपके पास एवरेज मतलब ओवरऑल को जोड़कर क्या कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए। एवरेज निकालने का तो फंडा वही होता है यहाँ पर पे। लेकिन देखिए मैंने NC1 लिखा है यहाँ, NC2 लिखा है यहाँ, यहाँ लिखा है NC3। मतलब समझ में आ रहा है यहाँ पर पे आपको N1C1 प्लस N2C2 प्लस N3C3। क्यों लिखा मैंने यहाँ पर पे ऐसा? क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत बड़ी नंबर्स में मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर पे। गैसेस में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जिसको मैंने N1 N2 N3 ऐसे डिफरेंट सेक्शंस में क्लासीफाइड कर दिया है। तो जो पहले N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे उनके लिए मैंने कंसिडर किया था C1। आ रही बात समझ यहाँ पर पे? तो पहले N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या है, वेलोसिटी C1 है, इसलिए NC1 जो है वो पहले N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ है। उसी तरीके से दूसरे N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए वेलोसिटी होगी, ये तीसरे के लिए होगी। इस तरीके से आप लेकर के चलेंगे। और एवरेज है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड आपको करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई ये यहाँ पर पे तैयार हो जाता है, ये एवरेज वेलोसिटी इन दैट सिचुएशंस। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी यहाँ पर पे? तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में आपको करना पड़ता है वेलोसिटीज़ का स्क्वायर। जो इंडिविजुअली वेलोसिटीज़ हैं उन इंडिविजुअली वेलोसिटीज़ का स्क्वायर लेकर के आपको सम करना पड़ता है। आ रही बात समझ यहाँ पर पे? चूँकि आप पढ़ रहे हैं रूट मीन स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो आप वेलोसिटीज़ का स्क्वायर लेते हैं यहाँ पर पे, और स्क्वायर लेने के बाद आप उनका स्क्वायर रूट भी लेते हैं। और चूँकि आप क्या पढ़ रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर पढ़ रहे हैं, रूट मीन पढ़ रहे हैं, तो देखिए स्क्वायर तो आपको समझ में आ रहा होगा, स्क्वायर आपको यहाँ पर पे दिख रहा है। मीन के लिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पर पे, डिवाइड कर दिया है, और रूट बोल रहे हैं अंदाज में मैंने यहाँ पर पे स्क्वायर रूट ऑपरेट किया है। तो इस तरीके से तीनों चीज़ें यहाँ पर पे परफॉर्म हो रही है, स्क्वायर भी परफॉर्म हो रहा है, मीन भी निकाला जा रहा है, सबको जोड़कर टोटल नंबर से चूँकि डिवाइड करी तो मीन भी निकाला जा रहा है, और रूट क्यों? क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट भी हायर किया उस ओवरऑल वैल्यू का। तो इस तरीके से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो कुछ इस तरीके से निकलती है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लिकेटेड केस। लेकिन आपको पहला केस देखिए, जब भी हम क्या करें, हमारे पास n नंबर ऑफ क्या है यहाँ पर पे, पार्टिकल्स हैं। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर पे, एंड कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं यहाँ पर पे, हमारे पास n। ओवरऑल कितने हैं? n यहाँ पर पे, जिसको हम क्लासीफाइड नहीं करें। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पे, और उसमें हम क्या कर देते हैं, पहले के लिए मतलब हर एक मॉलिक्यूल्स या हर एक पार्टिकल्स के लिए हम क्या कर लेते हैं, अपनी खुद की एक रफ्तार चूज़ कर लेते हैं। यदि मैं पहले मॉलिक्यूल्स के लिए C1, पहले पार्टिकल या पहले मॉलिक्यूल्स के लिए C1 कंसिडर कर लूँ, दूसरे के लिए C2, तीसरे के लिए C3 और nवें के लिए Cn डिसाइड कर लूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी क्या तैयार हो जाएगी यहाँ पर पे, तो इंडिविजुअली इस वेलोसिटीज़ का सम लेंगे यहाँ पर पे, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे यहाँ पर पे, टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर पे, एंड हर एक पार्टिकल्स की अपनी अपनी वेलोसिटी यहाँ पर पे। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 सो ऑन प्लस Cn डिवाइडेड बाय एन एवरेज के लिए। और मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर पे, विच विल बी डिनोटेड बाय C बार। बेसिकली C बार होता है वो। तो यहाँ पर पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पर पे उन्हीं वेलोसिटीज़ का स्क्वायर लेकर के उसका सम लेंगे, और देन मीन के लिए डिवाइडेड बाय एन कर देंगे, और चूँकि रूट है यहाँ पर पे अंदाज से स्क्वायर रूट आप ऑपरेट कर देंगे, ठीक है। तो दोनों सिचुएशंस आएगी। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पर पे। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, कहने का मतलब हमको देखना ये है कि हमारे पास किस तरह के सिचुएशंस हैं। हमारे पास किसी गैस सैम्पल्स में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और हर एक पार्टिकल्स की इंडिविजुअली, यदि इंडिविजुअली वेलोसिटी दी है तो इस तरीके से आप उसका एवरेज और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालेंगे यहाँ पर पे। बट यदि क्या कर दिया जाए यहाँ पर पे, पार्टिकल्स की नहीं मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है, हमारे पास ढेरों पार्टिकल्स हैं, ढेरों मॉलिक्यूल्स हैं। अब जैसे सपोज 100 है, 100 को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर पे 8, 10, 15, 12 ऐसे कई सेक्शंस में क्लासीफाइड कर दिया। तो वैसे ही N1, N2, N3 कई सारे मैंने क्या कर दिया यहाँ पर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाइड कर दिया। तो पहले ग्रुप के लिए यदि वेलोसिटी C1 कंसिडर की जाए, दूसरे ग्रुप में जिसमें N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसके लिए यदि मैं वेलोसिटी अलग कंसिडर करूँ, तो इस तरीके से उस बेसिस पे ये निकल जाता है मेरा एवरेज, और ये निकल जाता है मेरा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला ये न्यूमेरिक्स के वक्त आपके काम आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू study about the kinetic theory of anidyl gases, which is very important fact. आई थिंक ये हमको थोड़ा सा पहले ही पढ़ लेना चाहिए था यहाँ पर कि क्या है कि देखिए एक्चुअली क्या है कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हैं, ठीक है, हालांकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन जो बड़े बड़े डेरिवेशंस हैं, आगे आप और भी डेरिवेशंस पढ़ेंगे और भी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे यहाँ पर पे, उन सभी के पीछे जो मतलब जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर पे वो यही है, ठीक है। ये दैट मीन्स ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर पे दिया गया है किसका, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नाम पर जो कॉन्सेप्ट दिया गया यहाँ पर पे, जो थ्योरीज पास की गई यहाँ पर पे, उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसे देखना और समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बेसिकली क्या है यहाँ पर पे, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ऑल द मैटर इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स एज यू नो। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन स्टेट ऑफ रैपिड
एंड कंटिन्यूसली मोशन, जैसे कि आप जानते हैं देयर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर्स यूजिंग दिस मॉलिक्यूल्स मोशंस वेरियस properties of gas like pressures, temperatures, energy, etc. can be explained, and this theory called kinetic theory of gases, which was developed by the Clausius and Maxwell. Actually क्या है बेटा, ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ना, इसी के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, गैसेस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक प्रेशर होता है, उनमें इलास्टिसिटी होती है, उनमें डिफ्यूजन्स होता है, उनमें एक्सपांड होता है, उनमें कंप्रेशन होता है. तो इन सभी की आप इन सभी को एक्सप्लेन कर सकते हैं या इन सभी को आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं या इनको इनका बोलना चाहिए यहाँ पर क्या चीज़, इसका आप एक ऐसा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं जो है ना बाय दिस थ्योरी, बाय दिस काइनेटिक थ्योरी आप इन सभी का एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, वह एक्सप्लेनेशन जो पूरी तरह से सेटिस्फाइड करता होगा. ठीक है, दैट मीन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं थ्योरी के बेसिस पर फुलफिल कर पाना या प्रूफ कर पाना पॉसिबल है. ये क्या करता है, सही तरीके से वेरीफाई, ये थ्योरी जो है वो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को सही तरीके से वेरीफाई करके, ये सही तरीके से बोला जाना चाहिए यहाँ पर क्या चीज़, प्रूफ करके देता है. पुष्टि बोलना चाहिए यहाँ पर पुष्टि वर्ड आपने यहाँ पर सुना होगा, पुष्टि करके देता है. ठीक है, यहाँ पर चलिए, एक्चुअली जैसे कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि जो जर्मन के हमारे जो फिजिसिस्ट थे आर क्लाउसियस और दूसरा यहाँ पर जेसी मैक्सवेल, इनका इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहा है और उन्होंने यहाँ पर गैसों के काइनेटिक्स थ्योरी को स्टैब्लिश किया यहाँ पर. ठीक है, जो काइनेटिक्स थ्योरी होती है यहाँ पर ऑफ गैसेस, वो एक्चुअली में किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, जैसे अभी मैंने आपको बताया. लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ द मोशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, हरी बात यहाँ पर समझ, ऑन द बेसिस ऑफ द मोशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स के मोशंस के बेसिस पर ना, ध्यान रखिएगा यहाँ पर. तो अब इन एज्यूम्शंस इनमें कुछ इस थ्योरीज में कुछ एज्यूम्शन को शामिल किया गया यहाँ पर और वो एज्यूम्शंस क्या है यहाँ पर. लेट्स स्टार्ट. एक्चुअली में आप देखेंगे यहाँ पर टोटल आपको कितने दिखते हैं यहाँ पर 8, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8. आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 एज्यूम्शंस यहाँ पर. ये एज्यूम्शंस जैसे कि मैं बार बार बोलूँगी प्लेइंग्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एक लाइन एक एज्यूम्शंस को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा यहाँ पर. जैसे कि पहला क्या दिया यहाँ पर ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स. द मॉलिक्यूल्स आर रिजिड elastic sphere identical in all respects for a given gas and different for the different gases. गैसेस क्या होती है बेटा यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होती हैं और जिन्हें हम बेसिकली मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर अब ये सारे मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं बेटा यहाँ पर रिजिड, इट मीन सॉलिड होते हैं, एकदम सॉलिड होते हैं, रिजिड होते हैं और पूरी तरह से इलास्टिक्स होते हैं. इलास्टिक्स का मतलब एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगा तो टकराने के बाद वो जुड़ेंगे नहीं यहाँ पर, बल्कि अपनी दिशा में निकल जाएंगे. आरी बात समझ, ऐसा नहीं कि टकराने के बाद जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो तो प्योर इलास्टिक्स हैं, जुड़ते नहीं बल्कि टकराने के बाद अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं. ये निकलता है प्योर इलास्टिक्स का मतलब. ठीक है, और क्या बताया मैंने यहाँ पर और कैसे होते हैं यहाँ पर पूरी तरह से स्फेरिकल होते हैं, गोल गोल प्यारे प्यारे, जैसे गुलाब जामुन देखे ना आपने, ठीक उसी तरीके से. और सभी तरह से क्या होते हैं, एक समान होते हैं, दैट मीन्स यूनिफॉर्म होते हैं. यूनिफॉर्म या आइडेंटिकल आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को. ठीक है, यहाँ पर इन ऑल रिस्पेक्ट फॉर गिवन गैस एंड डिफरेंट फॉर द डिफरेंट गैसेस. ठीक है, यदि किसी एक गैस सैंपल्स में बात करेंगे तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक जैसे होंगे, और किसी दूसरे गैस सैंपल की बात करेंगे तो उसमें भी वे उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग कैसे होंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक जैसे होंगे. समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ. तो चलिए, पहला एज्यूम्शन तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर. अब बात करते हैं दूसरे एज्यूम्शन की. दूसरा एज्यूम्शन क्या है यहाँ पर आइए दूसरे को पढ़िए. यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पर, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड विद द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. क्या लिखा है यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको. दैट मीन्स यदि हम बात करें किसी एक मॉलिक्यूल्स के साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो किसके कंपेयर में बोल रहे हैं बेटा यहाँ पर किसके कंपेयर में, कंपेयर्ड विद द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स के बीच, दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो एवरेज डिस्टेंस है यहाँ पर उस एवरेज डिस्टेंस के कंपेयर में क्या है, नेग्लिजिबल है. आरी बात यहाँ पर समझ. कहने का मतलब ये है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है. या आप ऐसा भी कमेंट पास कर सकते हैं यहाँ पर कि चलिए साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना तो नहीं है, इतना बड़ा तो नहीं यहाँ पर जितना कि क्या है यहाँ पर
दो मॉलिक्यूल्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस यहाँ पर पे, क्योंकि भाई हम आइडियल गैसेस की बात करें तो आइडियल गैसेस का मतलब क्या है, कोई गैस कब आइडियल होगी यहाँ पर पे बेसिकली जबकि उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, उसका एक मॉलिक्यूल्स यहाँ तो एक मॉलिक्यूल्स यदि यहाँ है तो दूसरा मॉलिक्यूल यदि एक टॉप पर है तो दूसरा बॉटम पर होना चाहिए, या पहला बॉटम पर है तो दूसरा टॉप पर होना चाहिए। यहाँ पर भी दूरियाँ होनी चाहिए उनके बीच। बेसिकली आप क्या जानते हैं बेसिकली आप जानते हैं गैसेस यदि आप पढ़ते हैं, गैस स्टेट आपने पढ़ा है, गैस आपने पढ़ा है, आपको पता होगा यहाँ पर पे कि उनके इनर मॉलिक्यूल्स के बीच किसी भी तरीके का खास अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं करता है, जिसके चलते हुए एक दूसरे को बांधे नहीं रखते। उनके इनर मॉलिक्यूल्स के बीच किसी भी तरीके का खास अट्रैक्शन फोर्स या अधेसिव फोर्स वर्क नहीं करता, जिसके चलते एक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, यदि बॉटम पर है तो दूसरा टॉप पर होता है। वजह यही है कि गैसेस के लिए वॉल्यूम ज़्यादा होता है और इनका कोई फिक्स और शेप फिक्स्ड साइज नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। ये बात तो आप ऑलरेडी जानते थे, लेकिन ये चीज़ आप फिर से यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ है यहाँ पर पे उसको क्या किया जा रहा है, नेगलेक्ट किया जा रहा है एज कम्पेयर टू द व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। आ रही बात यहाँ पर पे समझ, एवरेज डिस्टेंस ऑफ टू नहीं, एवरेज डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं यहाँ पर पे, देख सकते हैं यहाँ पर पे विद द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। बिटवीन द मॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स से नहीं, यहाँ पर पे ओवरऑल मॉलिक्यूल्स के बीच यदि हम एवरेज डिस्टेंस निकाले तो उस एवरेज डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत ही कम होगा, जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, एंड दैट्स व्हाई। थर्ड यहाँ पर पे क्या है, यहाँ पर पे थर्ड पॉइंट जो है वो देख लीजिए, यहाँ पर पे क्या है, द मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम पोजिशन मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। बिल्कुल सही आपने यहाँ पर पे पढ़ा है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर पे, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सभी पॉसिबल वेलोसिटीज़ के साथ क्या होता है, सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में इरेगुलर मोशंस करते हैं। ऐसा नहीं है भाई कि रेगुलर मोशंस कर रहे हैं बढ़िया एक सी रफ्तार पकड़े हुए हैं, इनकी रफ्तार कम ज़्यादा किसी भी डायरेक्शंस में हो सकती है और लगातार हो, इस बात की भी गारंटी नहीं, इसलिए इरेगुलर मोशंस इनको हम बेसिकली पढ़ते हैं, इनके मोशंस को इरेगुलर पढ़ा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या यहाँ पर पे, नेक्स्ट आइए फोर्थ पर आइए, फोर्थ क्या लिखा है यहाँ पर पे, ड्यूरिंग द रैंडम मोशंस the molecules collides with the another and with the walls of the vessel. During collisions their velocities are changed in magnitude and directions. ये तो आपको भी पता होगा, collisions आपने पढ़ा है वर्क पावर एंड एनर्जीज में। तो यहाँ collisions कहाँ हो रहा है, यहाँ पर पे उस गैस के इनर मॉलिक्यूल्स के बीच हो रहा है यहाँ पर पे। चूंकि ये क्या हो रहा है, इनमें इरेगुलर मोशंस बना हुआ और ये लगातार चूंकि मोशंस करे सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में करे, जैसे कि आपने प्रीवियस में पढ़ा, तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर पे, क्या होंगे ये मॉलिक्यूल्स, क्या होंगे लगातार मोशंस के दौरान क्या होंगे, उस कंटेनर में जिसमें वो भरा हुआ है उस कंटेनर की वॉल से लगातार टकराते रहेंगे और क्या होगा यहाँ पर पे, टकरों से क्या होगा, ऑब्वियसली गैसेस का जो वॉल्यूम है यहाँ पर पे वो नहीं बदलेगा यहाँ पर पे, ठीक है। वॉल्यूम नहीं बदलता है यहाँ पर पे, अर्थात गैस के पर यूनिट नहीं, ये वाली बात तो अब पर यूनिट वॉल्यूम वाली बात तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। पहले क्या लिखा है यहाँ पर पे, ड्यूरिंग द कोलाइजन देयर वेलोसिटीज आर चेंज्ड। जब कोलाइजन्स होता है तो जैसे कि आपको पता है इलास्टिक कोलाइजन आपने पढ़ा है बेसिकली, ऐसा नहीं कि आपने इलास्टिक कोलाइजन्स नहीं पढ़ा है, इलास्टिक कोलाइजन आपका पढ़ा है, आपको पता है दो बॉडीज़ में जब इलास्टिक कोलाइजन्स होता है तो आफ्टर कोलाइजन्स क्या होता है, आफ्टर इलास्टिक कोलाइजन्स क्या होती है, उनकी वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाती है। आफ्टर कोलाइजन्स उनकी वेलोसिटीज़ क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। दैट मीन्स है ना, प्योरली तो नहीं बोलूँगी लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ, जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होंगे यहाँ पर पे टकराने के बाद डेफिनेटली क्या हो जाएगी, उनकी रफ्तार चेंज हो जाएगी, है ना। यदि एकदम परफेक्ट हुआ कोलाइजन तो अलग बात है, अदरवाइज वो किसी भी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं क्योंकि मोशन से रेगुलर है और सभी संभावित डायरेक्शंस में वो मूव कर ही रहे हैं यहाँ पर पे, ठीक है। तो चेंज तो होगी, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, जैसे कि आपको पता है मैंने बताया था, आप लोगों ने इलास्टिक कोलाइजन यदि पढ़ा है तो आप इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे। अब फिफ्थ आएगा यहाँ पर पे, क्या दिया यहाँ पर पे, द कोलाइजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक एंड देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस or repulsions between the molecules. Okay. Thus an internal energy of the gas is kinetic बोल रहे हैं यहाँ पर पे, ठीक है। अभी जो आप पॉइंट देख रहे हैं वो इसमें क्या लिखा है, इसमें बहुत ही नीट एंड क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर पे, यदि कोलाइजन कैसा हो रहा है यहाँ पर पे बेटा, परफेक्टली इलास्टिक्स, ठीक है, बस इलास्टिक्स नहीं यहाँ पर पे, परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है यहाँ पर पे, किनके बीच यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक्स हो रहा है, देयर आर नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस और रिपल्शंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा यहाँ पर पे, ऑल इंटरनल एनर्जीज ऑफ द गैसेस इज काइनेटिक, ठीक है यहाँ पर पे। तो जो उसकी इंटरनल एनर्जी है जो कि पोटेंशियल और काइनेटिक्स के सम के इक्वल होती है यहाँ पर पे, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, चूंकि हर कोई मोशंस कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई भाई ज़ीरो, तो जो इंटरनल एनर्जीज होगी वो एक्चुअली में क्या होगी, गैस की काइनेटिक एनर्जीज के ही इक्वल होगी बेसिकली, ठीक है यहाँ पर पे।
कंडीशंस क्या बताया मैंने, कोलाइजन कैसा होना चाहिए यहाँ पर पे, पूरी तरह से या परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, कि उनके बीच किसी भी तरीके का अट्रैक्शन, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच किसी भी तरीके का अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स वर्क नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट गैसेस होगा वो एक्चुअली में प्योरली या पूरे तरीके से बोलना चाहिए कम्प्लीटली क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जीज में चेंज के इक्वल होगा यहाँ पर, ठीक है। और क्या एक थ्योरी पास की गई, बिटवीन द टू कोलाइजन्स of molecules move in a straight path with a uniform velocity. The average distance covered by a molecule between the two successive collisions is called the mean free path। ठीक है, यहाँ पर पे इस वाले 0.6 या 6 एज्यूम्शंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पे आपका मीन फ्री पाथ भी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, डिफाइंड हो रहा है। यहाँ पर पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है, देखिए यहाँ पर पे ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। यदि हम दो सिक्वेंशियली कोलाइजन्स की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, दो सिक्वेंशियली, सपोज हम इतने सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में दो मॉलिक्यूल्स को चूज करें और उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच एक बार वो टकराए और उसके बाद वही दो मॉलिक्यूल्स फिर टकराएंगे कुछ समय के बाद, है ना। तो उनके बीच यदि दो सिक्वेंशियली कोलाइजन्स के बीच हम बात करें, है ना, उन के बीच यदि क्या करें हम, जो क्या है यहाँ पर पे, सॉरी बीच जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हुए यहाँ पर पे, यदि इक्वल या यूनिफॉर्म बोल सकते हैं यहाँ पर पे, यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़ के साथ यदि स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं यहाँ पर पे, तो दो सिक्वेंशियली कोलाइजन्स के बीच में बोलना चाहिए यहाँ पर पे, कोलाइजन्स के बीच में मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो दूरी तय की जाएगी, दो सिक्वेंशियली कोलाइजन्स के बीच उस मॉलिक्यूल के द्वारा जो दूरी तय की जाएगी यहाँ पर पे, वो दूरी जो है वो फ्री पाथ कहलाती है। क्या कहलाती है? बेसिकली वो क्या कहलाती है यहाँ पर पे, मीन फ्री पाथ कहलाती है यहाँ पर पे। पहले तो आप उसको फ्री पाथ बोलेंगे, और मीन फ्री पाथ से हमारा मतलब क्या है, जबकि सभी मॉलिक्यूल्स के यदि हम फ्री पाथ के एवरेज की बात करें तो हम उसको क्या पढ़ते हैं यहाँ पर पे, एवरेज को हम मीन फ्री पाथ पढ़ते हैं यहाँ पर पे। पहले तो आपको फ्री पाथ पढ़ना होगा, उसके बाद आते हैं यहाँ पर पे मीन फ्री पाथ। तो पहले फ्री पाथ का मतलब आपको मैंने क्या समझाया, जैसे कि इसमें लिखा है बिटवीन द टू कोलाइजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव इन अ स्ट्रेट पाथ विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटीज। यानी कि देखिए दो आप मॉलिक्यूल्स लीजिए, वो दो मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं यहाँ पर पे, टकरा रहे हैं, एक बार टकराया, दोबारा टकराया, तो हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे टक्कर की बात करें या दूसरे और तीसरे टक्कर की बात, हमको सिक्वेंशियली दो टक्कर की बात करनी है। तो उस बीच मॉलिक्यूल्स यदि क्या होता है, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा होता है, सारी बात समझ यहाँ पर पे, तो उन दो सिक्वेंशियली कोलाइजन्स के बीच वो मॉलिक्यूल जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दिस इज कॉल्ड द फ्री पाथ। और इसी तरीके से सारे मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होगा यहाँ पर पे, फ्री पाथ होगा यहाँ पर पे, और उन सभी फ्री पाथ का जो एवरेज है दिस इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ। समझ में आ रहा है यहाँ पर पे, मैंने वापस रिपीट कर दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट एज्यूम्शन पर, एज्यूम्शन नंबर 7। क्या बोलते हैं यहाँ पर पे, एज्यूम्शन नंबर 7 देख लीजिए क्या बोलते हैं, जरा बताइए मुझे यहाँ पर पे। कोलाइजन्स आर ऑलमोस्ट instantaneous, that is the time during which a collisions last is negligible compared to the time of the free path between the molecules। मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पर पे आपका, दो मॉलिक्यूल्स के कोलाइजन्स कैसे होते हैं, एकदम इंस्टेंट होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, एकदम इंस्टेंट होते हैं। इंस्टेंट का मतलब आप समझ सकते हैं अचानक, तुरंत, क्षणिक, पल भर के लिए, आप ऐसा समझ सकते हैं। अर्थात आप मतलब ये निकालिए यहाँ पर भी, यदि हम कोलाइजन्स की बात करें तो कोलाइजन्स के समय उनके द्वारा जो फ्री या इंडिपेंडेंट चलने के लिए या फ्री चलने के लिए जो समय उन्हें लगेगा, जो टाइम वो कंज्यूम करेंगे यहाँ पर है ना, वो क्या है यहाँ पर पे, सॉरी के कंपेयर में वो नेग्लिजिबल है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने यहाँ पर पे। क्या बोला यहाँ पर पे, दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोलाइजन होता है यहाँ पर पे वो कैसा होता है, इतना इंस्टेंट होता है यहाँ पर पे कि उस दौरान, है ना, फ्री पाथ में चलने में उसको लगे समय के कंपेयर में भी वो क्या होता है यहाँ पर पे, नेग्लिजिबल होता है यहाँ पर पे। मतलब यहाँ पर पे दो अलग अलग समय की बात की जा रही, दो मॉलिक्यूल्स के कोलाइजन्स का समय जो है वो क्या है यहाँ पर पे, बहुत ही इंस्टेंट होता है यहाँ पर पे। इट मीन्स आप कोलाइजन्स का जो समय यहाँ पर पे वो उनके द्वारा तय किए गए फ्री पाथ या फ्री पाथ में चलने में उनको जो समय लगता है उस समय के कंपेयर में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। दैट मीन्स बहुत कम होता है यहाँ पर पे। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? इसका मतलब ये निकल रहा है यहाँ पर पे कि बहुत स्पीड में वो एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, कोलाइजन्स बहुत स्पीड में हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच, इनर मॉलिक्यूल्स के बीच कोलाइजन्स बहुत स्पीड में हो रहा है, बहुत रफ्तार में हो रहा है, ज़्यादा टाइम टेकन नहीं है।
या जो भी टाइम है यहाँ पर आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। किसके कंपेयर में नेगलेक्ट कर सकते हैं? उनके द्वारा तय किए गए फ्री डिस्टेंस या फ्री पाथ में मूव करने में या फ्री पाथ मूविंग में जो टाइम टेकन होता है उसके कंपेयर में आप उसको नेगलेक्ट ले सकते हैं। बहुत स्पीड में क्या हो रहा है यहाँ पर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है, बहुत स्पीड में क्या हो रहा है यहाँ पर वो लगातार क्या हो रहा है, एक दूसरे से कोलाइड होते जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर क्या लिखा है? इन स्पाइट ऑफ द मॉलिक्यूलर कोलाइजन्स द डेंसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द गैस। क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर आपको? बोलिए। इन स्पाइट ऑफ द molecular collisions the density remains uniform throughout the gas। बोलिए। बहुत ही सिंपल है चीज़, आपको समझ में तो आ ही गई होगी जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर भी आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो पूरी तरह से ख़त्म होता है, एक तरीके से ऐसा बोला जा सकता है। ये थ्योरी, ये एज्यूम्शंस आप अपने दिमाग में बैठाएं। ठीक है, जितना मैंने समय लिया आप भी उतना समय लीजिए और इन्हें एक एक पॉइंट्स को दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखिए, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट और इन्हीं थ्योरी के बेसिस पर हम आगे और भी इंटरप्रिटेशंस पढ़ेंगे और भी इंटरप्रिटेशंस देंगे हम टेम्परेचर्स को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो आज की क्लासेस ख़त्म की जाती है, नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे का पढ़ेंगे। होप आप लोगों को समझ आया होगा।